So good evening students. So I am going to start another chapter for 9th standard and this time it is from economics. So chapter's name is The Story of Village Palampur. Actually देखिए आपने it is quite simple, economics सभी को ये simple लगती है, but when it comes to 11th and 12th standard and further level तो economics काफी difficult हो जाती है, पर economics का base जानना बहुत जरूरी है. And this is the chapter from where we can understand various aspects of production, factors of production with ease. बहुत आसानी से. देखिए ये स्टोरी है एक विलेज की, पालमपुर. एक्चुअली इट इज हाइपोथेटिकल विलेज. फर्स्ट पॉइंट आई हैव मेंशन्ड हियर, इट इज हाइपोथेटिकल विलेज मींस इमेजिनरी. ऐसा कोई विलेज एग्जिस्ट नहीं करता. अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, जो विलेज इस स्टोरी में आप ये कहेंगे कि इस नाम के विलेजेस हैं, बिल्कुल होंगे, 110% होंगे. ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसे विलेजेस नहीं हो सकते, बिल्कुल होंगे. बट जो विलेजेस स्टोरी में मेंशन किया, दिस इज हाइपोथेटिकल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. हमें समझाने के लिए यहाँ पे ये यूज किया गया. सेकेंड, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस स्टोरी, दिस चैप्टर. इस चैप्टर का पर्पस है जिससे कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजीली समझ पाए. एंड इंडियन इकोनॉमी एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर इकोनॉमी को समझने के लिए विलेज इज द बेस्ट एग्जांपल. इसीलिए हम इस चैप्टर में विलेज को डिस्कस करेंगे. वहां पे अलग अलग इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या है, जिनको आपको फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज के फॉर्म में दिया गया. चलिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, सोशल स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफी की बात करते हैं. तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे एससीज एसटीज भी हैं, दलित्स जिनको कहा जाता है, एज वेल एज अपर कास्ट भी हैं, डिफरेंट पर्टिकुलर यू कैन से अलग अलग तरह के लोग. सो हाउ मेनी फैमिलीज, डेमोग्राफी यहाँ पे फैमिलीज के लिए ही है. 450 फैमिलीज आर देयर. 450 families are there, and out of these 150 families are from SCs and SCs, STs. Okay, scheduled caste and scheduled tribe. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति. देखिए ट्राइबल्स कबीले, एंड शेड्यूल कास्ट जो लो कास्ट होते हैं, जिनको हम लो कास्ट कहते हैं. तो ये 150 है. आउट ऑफ 450 फैमिलीज, 150 फैमिलीज किनकी हैं? दलित्स की हैं. एंड दे लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज पालमपुर. जैसे मान लिया जाए ये बोर्ड ही एंटायर पालमपुर है. दे लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज. एज वी ऑल नो, आप भी जानते हैं, हम जितने भी लोग हैं आज, जितने भी जो हम बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया से जो दलित्स हैं, दे यूज टू लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज सेपरेटली. ये सेग्रीगेटेड होते हैं, इनको अलग करके रखा जाता है. ये शुरू से हमारे सिस्टम में चला आ रहा है, कास्ट सिस्टम. बट अभी बहुत सारी चीजें हैं. देखिए मेरे पूरे वीडियोस जब मैं अपलोड करूंगा तब आपको पता चलेगा कास्ट सिस्टम रियल में क्या है. कास्ट सिस्टम, अगर आप ये कहोगे कि ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड की वजह से या ब्राह्मणों की वजह से कास्ट सिस्टम आया, नो. कास्ट सिस्टम देन किसकी है? जजमानी सिस्टम की. लेकिन जजमानी सिस्टम क्या है, आई विल टेल यू लेटर. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कास्ट सिस्टम एंड वर्ण व्यवस्था. आप दोनों को एक ही मानते हो, आप दोनों को एक ही समझते हैं, कास्ट सिस्टम और वर्ण व्यवस्था एक ही है. बट दिस इज टोटली रॉन्ग. आई विल टेल यू दिस इन लेटर फर्दर लेक्चर्स जब आएंगे तब बताऊंगा आपको. मैंने कहा कि मेरी कोशिश यही है कि मैं बच्चों को यूपीएससी लेवल, देखिए 9th और 10th स्टैंडर्ड से जब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं तो यूपीएससी की स्टडीज यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं. तो यहीं से मैं कोशिश करूंगा कि आपको गार्निश करूं, फर्निश करूं, जिससे कि आप यूपीएससी की कभी प्रिपरेशन अगर फर्दर फ्यूचर में करते हैं, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड या 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, तो उनको कभी कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े. नाउ लेट्स सी, आगे देखते हैं. कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमॉन्ग इनहैबिटेंट्स. अब इसमें से ये देखेंगे कि आउट ऑफ 450 फैमिलीज 80 फैमिलीज, अपर कास्ट फैमिलीज जो है वो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैंड ओन करती है. यानी कि जो टोटल लैंड है, टोटल लैंड कितना है? 200 हेक्टेयर. 200 हेक्टेयर. यहां पे टोटल लैंड कितना है? 200 हेक्टेयर है. 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 100
into 100 meters. Okay, this is 100 meter, 100 meter. So 100 meter, 100 meter. So 1 hectare equals to 100 into 100 meter, that is 10,000 meter square area. So 200 hectare land this village Palampur owns, and out of this 200 hectare land 80% that 80 families जो है वो मैक्सिमम लैंड ओन करती है. इसके आगे भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है. जैसे ये जो 150 फैमिलीज हैं, दीज आर लैंडलेस. ये लैंडलेस है, दे डोंट हैव लैंड. एक्चुअली ओल्डन टाइम्स में या पुराने समय में आप एंशिएंट इंडिया के बारे में भी जब पढ़ेंगे तो इनको अथॉरिटी ही नहीं थी कि ये लोग लैंड ओन कर सके. दैट्स वाई यहाँ पे ये 150 फैमिलीज हैं, ये लैंडलेस लेबरर, फार्म लेबरर्स के फॉर्म में वर्क करते हैं. सो अब बची कितनी? 300 फैमिलीज. आउट ऑफ 450 150 माइनस कर दिया 300 फैमिलीज. 300 फैमिलीज में से 240 फैमिलीज own less than 2 hectare land. So 240 फैमिलीज ऐसी हैं जो लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड ओन करती हैं, यहाँ पे लेस देन 2 हेक्टेयर. अब जो 60 फैमिलीज हैं इनको आप काउंट कर सकते हैं, ये मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड ओन करती हैं. आउट ऑफ दीज 60 फैमिलीज ओनली देयर आर फ्यू फैमिलीज दोज हु ओन मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड. सो अल्टीमेटली यू कैन से देयर आर ओनली 80 फैमिलीज जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड को ओन करती हैं. ऐसी जो है ये लैंडलेस हैं, इसलिए लैंडलेस फार्म लेबरर्स के फॉर्म में वर्क करते हैं, या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो भी छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज गांव में होती है उनमें ये वर्क करते हैं. लेट्स come to the next point. Facilities available in Palampur. It is totally electrified village. It is totally electrified village. सो पालमपुर इज टोटली इलेक्ट्रिफाइड विलेज. यहाँ पे ट्यूबवेल्स हैं, फार्म्स जो हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पे ट्यूबवेल्स यूज किए जाते हैं फॉर इरिगेशन, जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है. मोस्ट ऑफ द पीपल अपार्ट फ्रॉम दोज SCs STs दोज हु लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, दे यूज टू लिव इन कच्चा हाउस. वो मड एंड स्ट्रॉ के हाउस में रहते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे कैसे हाउसेज में रहते हैं? पक्का हाउस, दैट इज प्लास्टर्ड हाउस, जो सीमेंट के प्लास्टर से प्लास्टरिंग होती है, हमारे सभी के घर में होती है, तो वो प्लास्टर्ड हाउस में रहते हैं. एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है यहाँ पे. ऑल सीजन मोटरेबल रोड है, पक्की रोड जिसको आप RCC या सीमेंटेड रोड भी कहते हैं, या कोल टार से बनती है, जो टार से बनती है रोड, वो तो ऑल सीजन मोटरेबल रोड है. यहाँ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक बड़ा विलेज है. 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे एक बड़ा विलेज है, एंड उससे कुछ डिस्टेंस पे एक टाउन है, दैट इज शाहपुर. सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑल सीजन मोटरेबल रोड है. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपको ट्रैक्टर, जीप, ट्रक एंड ऑल ये सभी मिल जाएगा. इवन रिक्शा एज वेल एज बोगी, कार्ट ड्रॉन बाय बफेलो. सो यहाँ पे आपको रायगंज जो विलेज है नियर बाय, एज वेल एज 3 किलोमीटर मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस है उसका, एज वेल एज शाहपुर जो कि थोड़ी दूर पे एक टाउन है. इस विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं एंड एक हाई स्कूल है. मैट्रिकुलेशन मींस 10th स्टैंडर्ड तक जो स्कूल होता है. एज वेल एज यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट रन करती है, एज वेल एज एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है. बेसिकली यहाँ पे जो 75% पॉपुलेशन है,
75% पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर यानी कि फार्म एक्टिविटी पे। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली विल अंडरस्टैंड 75% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है, फार्म पे। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी आ जाता है डेयरी फार्मिंग, शॉपकीपिंग, तो देखिए एज वी कैन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज में क्या क्या है, डेयरी फार्मिंग, नेक्स्ट शॉपकीपिंग, एज वेल एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। कुछ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स छोटी मोटी वहां पे भी लोगों को वर्क मिलता है। तो यहाँ पे फार्म एज वेल एज नॉन फार्म एक्टिविटीज दोनों होती है। लेकिन 75% जो पॉपुलेशन है उनको लाइवलीहुड, जो 75% को लाइवलीहुड कौन प्रोवाइड करता है, फार्म एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है? सो on the next page there are lot many other things, we will discuss it later। बाकी चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट with this chapter we are going to discuss factors of production। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा लैंड, देन लेबर, देन कैपिटल। पहले इनको शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं, इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लैंड क्या है? देखिए किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए आपको जो फैक्टर्स, जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो क्या है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अब मैं बताता हूँ लैंड, लेबर, कैपिटल कैसे। विद दिस एग्जांपल, अगर सपोज मान लिया जाए मैं इस मार्कर को प्रिपेयर करना चाहता हूं, तो मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करने के लिए आई नीड लैंड। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, लैंड रिक्वायर्ड है। सेकेंड थिंग, अगर मुझे इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मुझे क्या चाहिए होंगे, लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे। सो लेबर्स और यू कैन से लेबरर्स मुझे कहां मिलेंगे, लोगों में से। अब नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैपिटल को हम डिवाइड करते हैं फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन। So capital is divided into two parts, physical capital and human capital. We are not going to discuss human capital in this chapter. Next chapter, people as resource, वो entirely इसी के ऊपर depend करता है पूरा chapter, and you will understand easily with that chapter. But that's a good chapter. उस पर थोड़ा ज्यादा आपको concentrate करना होगा, then you will be able to understand everything about human capital. Now physical capital, फिजिकल कैपिटल का ही डिस्क्रिप्शन इसमें। फिजिकल कैपिटल हैज टू डिविजन्स, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, लैंड। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, लैंड, मशीनरी। फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो विद द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता। अब लैंड है, मैं यहां पे प्रोडक्शन कर रहा हूं, मान लीजिए जाए मैं इस रूम में ही प्रोडक्शन कर रहा हूं इस मार्कर की, तो क्या मैं जैसे जैसे प्रोडक्शन करता जाऊंगा क्या ये लैंड इंक्रीज होगा, क्या ये लैंड डिक्रीज होगा? नहीं, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स्ड रहेगा।
वो इंक्रीज नहीं होगा, ना ही लैंड का इंक्रीज होगा और ना ही मशीनरी का इंक्रीज होगा। वेयरएज वर्किंग कैपिटल में दो चीजें आती हैं, आप सिंपली देखें, वर्किंग कैपिटल में मनी है एज वेल एज रॉ मटेरियल। अब मुझे इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मींस प्लास्टिक, इंक एंड अदर थिंग्स, जो स्पॉन्ज रिक्वायर्ड है इसके लिए मुझे, ये मेरे लिए रॉ मटेरियल है, एज वेल एज मनी। जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो मशीन्स को रन करने के लिए डीजल, पेट्रोल एंड अदर जो फ्यूल रिक्वायर्ड है, वो मैं अगर यूज कर रहा हूं तो उस पर मुझे स्पेंड भी करना होगा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मनी। वर्किंग कैपिटल विद द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होती है एंड फिक्स्ड कैपिटल विद द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस नहीं होती और ना ही इंक्रीज होती, वो सेम रहती है, इट रिमेन्स सेम। बट वर्किंग कैपिटल विद द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे आगे जाती है वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होती है। अब लैंड को हम उसके कॉन्टेक्स्ट में या उसके कंसर्न में अगर हम देखें, पालमपुर, विलेज पालमपुर के कंसर्न में, तो 200 हेक्टेयर लैंड है। फ्रॉम 1960 जो एग्रीकल्चरल लैंड है, मैं कहूंगा नेट सोन एरिया, इसको 10th में डिस्कस करने से अच्छा 9th में डिस्कस कर लिया जाए। नेट सोन एरिया क्या है, जो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, दैट इज योर नेट सोन एरिया। एंड ग्रॉस क्रॉप एरिया होता है, एक ईयर में आप कितनी बार कल्टीवेट करते हो, 2 बार कल्टीवेट करोगे, रबी खरीफ। अगर 3rd टाइम कल्टीवेट करते हो जैद क्रॉप, तो आपका जो ग्रॉस क्रॉप एरिया है वो 3 हेक्टेयर हो जाएगा। अब एक ईयर में जो आपके पास अवेलेबल एग्रीकल्चरल कल्टीवेबल लैंड है, उसको जितनी बार कल्टीवेट करोगे उतनी बार उसको प्लस कर लो, दैट विल बी योर ग्रॉस क्रॉप एरिया। जैसे कि वेस्ट बंगाल एंड असम साइड में, वहां पे 3 क्रॉप्स दे यूज टू कल्टीवेट 3 क्रॉप्स इन अ ईयर, अस, अमन एंड बोरो। वहां पे वो लोग पैडी, दैट इज राइस की कल्टीवेशन करते हैं, विद इन अ ईयर 3 क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। तो लैंड जो है विलेज पालमपुर में सिंस 1960, यहाँ पे नेट सोन एरिया जो है या कल्टीवेबल एरिया, उसमें कोई इंक्रीज नहीं आया। हाँ, थोड़ा बहुत जो वेस्ट लैंड है वो इंक्रीज हो गया है। सो लैंड के बारे में हमने देख लिया। अब लैंड जो आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, नेट सोन एरिया है, यू आर नॉट एबल टू इंक्रीज इट। सो पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन एक डायनामिक फैक्टर है जो रुकता नहीं है, पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, उनकी लाइवलीहुड के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, उनके लिए आपको फूड भी प्रोवाइड करना है। तो ये कैसे होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। सो इज इट पॉसिबल, क्या हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं विद द फिक्स्ड मैग्नीट्यूड ऑफ लैंड? 200 हेक्टेयर है तो 200 हेक्टेयर ही है, तो अब वो तो बढ़ नहीं सकता। तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा। तो क्या यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ सकती है? क्या हम यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। इसमें आप इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑल दैट। बट आज के लिए मैं यहां पे ही कंक्लूड करना चाहूंगा एंड इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच एंटायर वीडियो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू। मैं आपको क्या देना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए उसको पूरा स्टडी करना, उसकी डीप स्टडी करना जरूरी है। तो फर्दर स्ट्रेचिंग इट, मैं इस चीज को, इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करूंगा। वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक टुमारो फ्रॉम हियर ओनली। ओके।